Hey guys, welcome back to the channel. Today we are going to evaluate two companies actually. These are the companies which are in my tracking list. So let's begin this video with the first company called Goldiam International. This is a company which is majorly इसका जो बिजनेस है वो B2B एक्सपोर्ट बिजनेस है और जो स्मॉल पोर्शन है वो B2C बिजनेस है विच इज़ इन इंडिया. सो B2B एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो बेसिकली है यूएस प्राइमरी मार्केट है उनका, देन यूके, यूरोप, हांगकांग, यूएई, ऑस्ट्रिया एंड वेस्ट एशिया बेसिकली. और जो इंडिया का जो बिजनेस है दैट इज B2C सेगमेंट, तो उन्होंने ओरिजेम करके स्टोर्स खोले हुए हैं अपने. तो आई थिंक उनके FY 25 में 5 स्टोर्स उन्होंने खोले विच इज द लैब ग्रोन डायमंड स्टडेड ज्वेलरी. सो अगर इनका बिजनेस हमको समझना है तो इसमें अगर देखते हैं तो ये दीज गाइस मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट द डायमंड स्टडेड गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी. So this is a company which falls in the peer list of Sky Gold. Sky Gold is like the 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 market leader and ये उस सेगमेंट की कंपनी है. uh, तो इनके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है बेसिकली वही है, लैब ग्रोन डायमंड्स है. इफ यू लुक एट द Q4 FY 20, जस्ट अ सेकेंड या, इफ यू लुक एट द Q4 FY 25 का आप अगर उसका पूरा रेवेन्यू देखोगे तो लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी हैज कंट्रीब्यूटेड टू 81% ऑफ देयर ओवरऑल एक्सपोर्ट सेल्स, जो कि 54% था लास्ट ईयर Q4 FY 24 में. सो बिफोर दैट दे यूज्ड टू से द naturally grown diamonds, but now दे आर मोर इनटू दिस लैब ग्रोन डायमंड बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया में भी ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली बढ़ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो अदर बिजनेस है लाइक माइंड डायमंड ज्वेलरी, जो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी है, देन गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ये भी ये लोग बेचते हैं. तो इनका जो मेजरली जो सेल्स आता है वो ओमनी चैनल के थ्रू आता है. दैट मीन्स ऑनलाइन लाइक .com प्रोडक्शन, ये उससे आता है. ऑनलाइन रेवेन्यू contributed अराउंड 29.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ Q4 FY 25. तो इसमें ग्रॉस मार्जिन भी इनके थोड़े से आई थिंक इट्स लोअर देन देयर देयर कॉम्पिटिटर्स. तो इनको इनको लिटिल एडवांटेज मिलता है. सो लेट्स गो अहेड एंड एनालाइज दिस कंपनी फर्दर. इसका अगर मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो वो है अराउंड 3668 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड कंपनी डिड अराउंड 780 करोड़ ऑफ सेल्स FY 25 में, with a growth of 29%. Now, this growth has come because of volume and value. If you look at the EBITDA growth, it is 39%. That means 10% more than the sales growth, which is good. But the story changes when the EBITDA margin comes into the picture. So in EBITDA margin, if you look at basically, so EBITDA margin is like 19%, previous year, then 20% this year, which is good. But in the upcoming year, they're guiding the range actually, which is 18 to 23%. Now let's look deeper into this. The PAT growth is around 29%, but it is almost 10% lower than the EBITDA margin. Uh, that's why they didn't get any operating leverage here. If you look at the PAT margin, it is also decreased. That means there is no EPS growth here. So these are the two main concerns here, that there is no operating leverage plus there is no EPS growth. Further, if I deep dive, the cash flows are negative, and the reason for negative cash flows is that simple, that the working capital has gone up because increase in inventory, which they require for their origin जो stores है उसमें stocking करने के लिए इन्वेंट्री उनको चाहिए होती है, और B2B बिजनेस एक्सपोर्ट के लिए जो इन्वेंट्री वो ये लोग स्टॉक कर रहे हैं. सो दैट फॉर दैट द CFOs आर नेगेटिव. दे हैव ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 180 करोड़, प्लस द ई कॉमर्स सेल्स जो है उसका कोई क्लैरिटी अभी है नहीं है. एंड दे वांट दे विश टू एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर इन 3 to 4 months. सो दैट्स ग्रेट. एंड इफ यू लुक एट द केपेक्स, ये जो ओरिजिम के जो स्टोर्स है, विच आर स्टोर्स, अभी कितने 5 स्टोर्स है. दे वांट टू expand these stores which are company owned, company operated stores to 20, which is a huge target. 20 stores across India ये लोग ओपन करने वाले हैं. Now, if you look at the store growth basically,
So what these guys are saying, that they expect almost around 2 crores of revenue per month from each store. So that means if I calculate for 5 stores, that revenue from India B2C business comes out to be 240 crores, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट बिटवीन 230 to 250 crores का रेंज में हो सकता है. एंड जो 20 स्टोर्स ये लोग FY 2026 में खोलेंगे, मे बी यू विल सी दैट दीज 20 स्टोर्स, if they go at a run rate of 2 crores per month, they can generate a revenue in the range between 700 to 960 crores. सो ये हमें ट्रैक करके देखना पड़ेगा कि ये इसका ग्रोथ कैसे हो रहा है. सो दिस विल बी एन एक्साइटिंग स्टोरी, बिकॉज द करंट सेल्स per year are around 780 crores. And if this success rate of this, revenue growth of these stores go well, if they show good growth, then perhaps this top line may change drastically and company may come back with a revised guidance. So we'll have to we'll have to track the Q1 and Q2 and Q3 results in order to see this. So what they're guiding is that they're guiding for EBITDA margin of 18 to 20%. Now, why they're guiding this? Because of the tariff, the period which for which the ये जो tariff का जो है वो अप्लाई नहीं किया हुआ था यूएस ने. नाउ वो एंड होने को आ रहा है. एंड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर सीइंग दैट Q1 और Q2 थोड़ा सॉफ्ट रहेगा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसमें एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है विच कुड बी अराउंड 2 to 3%. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? कंपनी इज लुकिंग टू पास ये जो इंक्रीज कॉस्ट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट टैरिफ, तो वो कॉस्ट कंपनी अपने कस्टमर्स को पास ऑन करने का सोच रही है. तो वो एकदम से पास ऑन नहीं करेगी, स्लोली स्लोली पास ऑन करेगी. बट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड ना, वो जो है इम्पैक्ट उनके मार्जिन पे आएगा. दैट इज वाई कंपनी इज गाइडिंग फॉर अ EBITDA margin of 18 to 23%. So if that import tariff starts, then perhaps the EBITDA will decrease to 18%, and then it will climb to the 23%. So might be there might be a little dip into the business of this company because of this particular reason. But that's why company is saying the Q1 and Q2 FY 2026 could be little softer, but they see a growth in Q3 and Q4. Let's see how it goes. We need to track this. So this is one. Another thing which I didn't like is that they pro uh, they're more talking about the dividend, giving 50% payout at a standalone pact. So my point is that uh, I would rather invest in a company which don't give dividend, but it grows its sales by more than 30% or 40%. That's my company. uh yeah, so this is one. I mean, for most of the people this is positive point, but for me, giving dividends is yeah, that's not the positive point for me. So if you look at the growth drivers of this company, that the eco-friendly diamonds LLP they acquired with 88% stake, which has given them access to supply of the raw material for manufacturing. So they have secured the supply chain for uh, दिस लैब ग्रोन डायमंड. ओरिजिम का मैंने आपको स्टोरी बता दिया. FY 2026 में ये लोगों को 20 से 25 स्टोर्स इनको खोलना है विद दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में खोलना है, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड देन ओमनी चैनल, दैट इज ऑनलाइन सेल्स करेंगे. लो कॉस्ट efficient ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, enabling faster inventory cycling than competitors. So that these are the growth drivers basically, right? So this company is not really that iska business not really that difficult to understand. If now coming to the valuation of this company, if you calculate basically, इफ आई से वो इनका जो ग्रोथ रेट है, वो उन्होंने बोला कि वो 3 से 4 साल में अपना रेवेन्यू डबल कर लेंगे. दैट मीन्स दे वांट टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ 24%. नाउ दिस लेट्स पुट दिस इनटू द रेंज दैट इज 20 to 25%. So I for my P calculation I considered a sales growth of around 22%. So if they do 22%, uh, then the revenue comes in the range of 1000 to 950 crores, and the PAT in the range of 110 to 130 crores. So assuming 14% of the PAT margin, if they do, then the forward P comes out to be 28 and current P is 31.
So it is slightly lower than the current P. And if you look at the growth rate, which is 20 to 24%, so you are paying actually high for a low growth, you know, low growth stock. So that's the story here, right? So for a low growth stock, paying high P is something of concern. So makes the stock very make the you know make this proposition very I mean, it's not cheaper. That's what I want to say. Hmm. So if you look at the risk here, the US tariffs, which is 10% tariffs, which has been imposed, if it again works, then the 2 to 3% impact in EBITDA, and that they will have to pass on to the customer. That's the risk here. If they won't be able to pass on to the customer, then the पी का डीरेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये फिर इनको हिट लेना पड़ेगा एबिटा मार्जिन पे ना। इफ यू लुक एट द डायमंड के कॉस्ट के फ्लक्चुएशंस है वो, और यूएसडी आईएनआर फ्लक्चुएशन, दैट आल्सो अफेक्ट्स देयर बिजनेस, राइट। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, ये डायमंड के इसमें डायमंड मैन्युफैक्चरिंग में, दैट लेबर कॉस्ट, दैट इज विच इज अराउंड 10 to 12% ऑफ द कॉस्ट एक्सपेंडिचर, राइट। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, परसेंट 10 to 12% है ना। सो और ये जब डायमंड्स जो पुराना डायमंड्स की रिसाइकलिंग जब भी होती है, वहाँ पे भी लेबर्स आपको लगते ही है। सो उसमें लेबर्स का इशू हो सकता है। तो ये तीन जो है, ये बेसिकली रिस्क है associated with this company. So major risk is this, that US tariff right now, which I'm looking. So this is all about Goldium International. Now, let's understand the another company, which is Vaibhav Global. Okay, so let's do the analysis of Vaibhav Global. Now, Vaibhav Global is vertically integrated. It's a digital retailer, fashion jewelry, and retailer of the fashion jewelry and the lifestyle products, such as ये home decor वाले जो products होते हैं। तो दिस इज लाइक एंड टू एंड बी टू सी बिजनेस मॉडल है इनका। जैसे गोल्डियम वाज लाइक बी टू बी, दिस वन इज बी टू सी। नाउ इफ यू लुक एट द ओमनी चैनल सेगमेंट हियर, तो इनके जो सेगमेंट्स है बेसिकली, तो लेट्स इसको बाइफरकेट कर दे, ये बिजनेस मॉडल थोड़ा समझने के लिए। क्योंकि ये अगर आप पढ़ोगे इसमें, तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ा ये समझने के लिए एग्जैक्टली है क्या ये चीज़, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कभी ये टीवी का बोलता है, कभी ज्वेलरी बोलता है, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा इसको। इफ यू लुक एट द ओमनी चैनल सेगमेंट, दैट मीन्स इसमें क्या है, प्रोपराटरी टीवी चैनल्स। तो ये लोग ऑलमोस्ट लाइक कितने हैं यहाँ पे, 112 करोड़ हाउस होल्ड्स तक इनका रीच है, थ्रू केबल, सैटेलाइट एंड ओवर द एयर ब्रॉडकास्ट। जैसे यूएस इनका मेजर मार्केट है, विच इज 6 करोड़ इनके कस्टमर्स है, यूके में 2.7 करोड़, एंड जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 4 करोड़। सो ये जो टीवी वाला जो पूरा ये जो सेगमेंट है, उसका उसका 59% ऑफ द टोटल सेल्स कम्स फ्रॉम दिस सेगमेंट, राइट। नाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म, इफ यू लुक एट द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे क्या है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे देन मोबाइल एप्लीकेशंस, थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस, सोशल रिटेल्स, ओवर द ये जो ओवर द टॉप मीडिया जो होता है, जैसे अपना अमेजोन और नेटफ्लिक्स है, वैसे दैट अकाउंट्स फॉर 41% ऑफ द टोटल सेल्स। लाइक नाउ दिस सेगमेंट यूज टू बी 5 years डाउन द लाइन, वो आई थिंक ये 20% जितना होता था, बट वो अभी बढ़ के हो गया 40%, राइट। तो इसका ये 5 year क्या, अगर इसका कितना है, 16% से ये इंक्रीज हो रहा है। नाउ इट हैज कम टू 41%, राइट। सो और ये टीवी का जो सेगमेंट है, ये आई थिंक मोर देन 60-70% हुआ करता था, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये लोग जो पैसा कमा रहे हैं, वो दैट इज 41%। नाउ अंडरस्टैंड, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये क्या सेल करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल प्रोप्राइटरी टीवी चैनल्स के थ्रू सेल आ गया। Then digital channel. Now digital channel में products sold through the digital platforms are like jewelry and lifestyle products. For example, home decor, beauty and health, hair care, and apparel and accessories. तो ये लोग ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या है,
फॉर एग्जाम्पल प्रोपराइटरी डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो इन लोगों ने कुछ कंपनीज का एक्विजिशन किया था। तो ये शॉप एल सी डॉट कॉम, TJC UK, देन शॉप एल सी जर्मनी, आइडियल वर्ल्ड TV, देन माइंडफुल सोल्स डॉट कॉम, रैचल गैलरी डॉट कॉम। तो ये जो वेबसाइट्स है इनके थ्रू ये लोग ये फैशन ज्वेलरी एंड होम डिकोर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो ये आपको मोटा मोटी समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस ऑफ द वैभव ग्लोबल। तो ये लोग दो चीज़ों से बिजनेस कमा रहे हैं, एक तो टीवी चैनल्स है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नाउ ये जो फैशन ज्वेलरी ये कहाँ बनाते हैं ये लोग, तो इनका जयपुर इंडिया इज द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर दिस फैशन ज्वेलरी एंड जेम स्टोन्स। तो ये लैब ग्रोन डायमंड्स भी बनाते हैं। एंड तो ये ऑलमोस्ट 5 मिलियन पीसेस पर ईयर बनाते हैं। और इनका जो इनके जो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, लाइक मोर देन 30,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, दैट इज गुड। एंड एवरी ईयर दे ब्रिंग ऑलमोस्ट लाइक 14 to 15,000 न्यू डिजाइन्स, राइट। और ये जो डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइन लाते, तो इसके लिए इन्होंने कुछ डिज़ाइंस का इनको पेटेंट भी मिला हुआ है। दैट मीन्स दे डिज़ाइन नोबडी कैन कॉपी। तो हनाबी कट रिंग, ट्राइंगुलर बीड स्पिनर एंड आर्थराइटिस रिंग, ये 3 रिंग्स हैं, इनका इनको पेटेंट मिला हुआ है। दैट मीन्स व्हाट दे आर इनटू इनोवेशन ऑल्सो। नाउ अभी आगे चल के पता चलेगा कि ये इनोवेशन का कितना वैल्यू है एंड हाउ पीपल आर लविंग दिस, राइट। अदरवाइज yeah, see, getting a design patent, it's not a big deal, but selling the product which people like, it's the big deal, right? 70% of the revenue coming from the new launches, this is important thing। तो ये जो हर बार जो 15 से 16 हज़ार या 14 से 15 हज़ार जो नए डिजाइन लॉन्च करता है, तो उनसे ही हर एवरी टाइम रेवेन्यू आता रहता है। 70% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द न्यू डिजाइन, राइट। तो इनके जो मार्केट्स है वो है ऑलमोस्ट US इज लाइक 59%, फॉलोड बाय UK 29%, यूरोप 12%, एंड देन छोटा मोटा आई थिंक 600-700 करोड़ आई थिंक इंडिया से भी आया है लास्ट ईयर। ठीक है। तो दिस इज ऑल B2C रेवेन्यूज। इफ यू लुक एट द मार्केट कैप विच इज अराउंड 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सेल्स इन लोगों ने 3,380 की है, उसमें से मैंने आपको स्प्लिट बता दिया, विच इज टीवी का 59% एंड 41% डिजिटल प्लेटफॉर्म का। नाउ सेल्स ग्रोथ इट यूज टू बी 27%। अगर इसका हिस्ट्री देखोगे आप 2021 में, जब ये जो स्टॉक है कंपनी का, इसने जब इसने हाई छुआ था, दैट इज लाइक, तब ये इसका ग्रोथ कितना था, 21% था। एंड देन उसके बाद इसका ग्रोथ सीधा सीधा 27% से सीधा सीधा 13%, एंड नाउ इट हैज स्टेबिलाइज टू 11%। नाउ वो बॉटम आउट तो हो चुका है, बट वेदर दिस स्टॉक, द आंसर द क्वेश्चन इज वेदर दिस स्टॉक शुड गो or whether the stock is going towards 27%, that we'll have to see and we'll have to track. If that story goes well, if they're inching towards that goal, then it's worth relooking and reanalyzing this company again. So ये जो वॉल्यूम में ग्रोथ आता है कंपनी का, वो इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ। 7% इज द एबिटा ग्रोथ विच इज लिटिल वेरी वेरी लो। एबिटा मार्जिन जो है वो 15% हुआ करते थे, वो सीधा 9% पे स्टेबलाइज होके रह गए हैं। PAT growth is 20%. Little, yeah, operating leverage they are getting with respect to EBITDA growth is 7% and PAT growth is 20%, but still it is lower than the sales growth. Sorry, still it is, yeah, it's higher than the sales growth, which is 11%. So I got confused with this 27%. So yes, they are getting operating leverage definitely here, but the PAT margin was also increased slightly from 4.1% FY24 से FY25 में 4.5%। ठीक है। तो मुझे मुझे ये डायरेक्शन चाहिए कि ये जो सेल्स ग्रोथ है ये थोड़ा सा इट शुड गो टू नॉर्थ ऑफ 11%, लेट्स से 15%, एंड देन 15% टू 20% की तरफ अगर जाता हुआ दिखता है, देन बहुत ही बढ़िया इसका प्रोपोजिशन हो जाएगा। इन्वेंट्रीज भी इन लोगों ने बढ़ा दिए, विच इज़ अराउंड 700 करोड़ की इन्वेंट्रीज कर दिए, एंड डेटर्स भी इन कंट्रोल्ड है। राइट। इसमें बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं मुझे। अगर जो जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे है ना, कंपनी का गाइडेंस वो थोड़ा सा 8 to 12% कंपनी इज गाइडिंग। दैट मीन्स व्हाट, ये 11% आप लोगों ने ऑलरेडी किया है लास्ट ईयर, आप रेंज दे रहे हो 8 to 12%। दैट मीन्स व्हाट, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये 11% से 8% हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें इसमें सेल्स ग्रोथ में थोड़ा डी ग्रोथ ही मुझे नज़र आता है। ये गाइडेंस ऑप्टिमिस्टिक है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो एक्विजिशंस किए वो एक्विजिशंस
अभी एबिटा पॉजिटिव है, कुछ कुछ एबिटा नेगेटिव है, तो उसमें कंपनी को टाइम लग रहा है। और इफ यू रीड द कॉन कॉल, इफ यू लिसन टू द कॉन कॉल ना, देयर इज स्लाइट, देयर इज काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन टू द कॉन कॉल। और कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग और बहुत ही ज़्यादा आपको सुन के नींद आ जाती है, ऐसा ऐसा कॉन कॉल है ये कंपनी का। बट anyways, now come what good thing is that in FY 27 they're saying that they will grow in mid-teens, राइट। तो इसको ट्रैक करते हैं, इसको Q1 Q2 ट्रैक करते हैं, Q3 में देखते हैं इसमें Q1 में क्या आता है, Q2 में क्या आता है, Q3 में देखते हैं इसमें कुछ ग्रीन शूट्स और दिख रहे हैं क्या, मतलब ये जो बिजनेस जो एक्विजिशंस किए, इफ दे टर्न इनटू द पैट पॉजिटिव, देन परहैप्स दिस गाइडेंस कुड बी मच बेटर, आई मीन द ग्रोथ कुड बी मच बेटर। सो विल हैव टू सी दैट। सो व्हाट इसमें ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, द कंपनी जो है वो नए नए रजिस्ट्रेशंस, न्यू कस्टमर्स को एक्वायर कर रही है, उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है। देन स्ट्रेंथनिंग द कस्टमर रिटेंशन रेट भी इनका, आई थिंक मोर देन 40% इज द रिटेंशन रेट। एंड बहुत सारे कस्टमर्स वो है वो रिपीट परचेसेस भी करते हैं। तो ये these are the strategies for for increasing the sales growth for company. uh, now coming to the valuation, if you look at that, the forward P comes out to be 23, assuming a sales of expected sales of around 3785 crores, which is मैंने 8 to 12% में पकड़ा है, and PAT of around 150 to 170 crores. So again, this is the same story, low growth and high PE. Yeah, so this is not a balanced proposition. एंड अगेन इसमें भी वही टैरिफ वाला ही है, इसमें भी इशू है। टैरिफ अगर लग गए तो इंपोर्ट थोड़ा सा महंगा हो जाएगा इंपोर्ट, और कॉस्टिंग में भी डिफरेंस आएगा। दैट्स व्हाई मे बी दे आर गाइडिंग फॉर 8 to 12% रादर दैन 12 to 15%। देन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो कॉन कॉल में से निकल के आती है वो है कि थ्रू आउट द कॉन कॉल दीज गाइज आर टॉकिंग अबाउट हेडविंड्स, मैक्रो हेडविंड्स एंड देन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो अक्रॉस द ग्लोब कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, मैक्रो हेडविंड्स है, बट इंडिया इज डूइंग गुड। सो ऑल दोज बिजनेसेस which are India specific, which are domestic, they are doing excellent. But those businesses which are export oriented, वो businesses में कुछ कुछ businesses में बहुत ज़्यादा मतलब issue है, just like this one. So keep tracking this business. Maybe in the Q2 or Q3, the story could be different. Yeah. So this is all about two companies, Vaibhav Global and Goldiam International. I hope you like this video. Give it a like, share, and subscribe if you like this video, and do share with your friends and discuss with them also. I'll see you in the next video. Thank you so much.